माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दिल से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको BSOC 131 का पूरा बुक रिवीजन करवाऊंगा। एंड देखिए, ये मैं बनाने वाला नहीं था क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के एग्ज़ाम का। सो मैं तो बनाने का सोचा नहीं था, मैंने सोचा मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है, वहाँ से कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था इतना इंस्टा में, यूट्यूब में एंड क्या कहते हैं व्हाट्सएप में। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बताऊँ आपको, कितना मैसेज आ रहे हैं, प्लीज सर एक बार बुक रिवीजन करवा दीजिए, प्लीज सर करवा दीजिए। तो मैंने सोचा यार, इतना रिक्वेस्ट, इतना उम्मीद है मुझ पे, इतना ट्रस्ट है, तो जरूर बनाना चाहिए, है ना। चलिए, सो इसमें पूरा बुक का रिवीजन करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हर चैप्टर्स को मैं सही से रिवाइज करवाऊंगा, चैप्टर्स को पढ़ पढ़ के रिवाइज करवाऊंगा। देखिए, अगर आप न्यू हैं, मतलब अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी अगर आपके अंदर माइंड है वैसा, ठीक है, अगर सही से सुनेंगे, सही से वीडियो को समझेंगे ना, तो आप यहीं से सभी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब पूरा एग्जाम अच्छा से दे सकते हैं। कुछ भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आराम से अपने माइंड से इमेजिन करके आराम से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, चलिए। तो ये बुक जो नाम है, समाज शास्त्र का परिचय है। तो यहाँ नाम सुनते हो, समाज शास्त्र, बेटा समाज शास्त्र। सबसे पहले ये समझ आइए कि समाज शास्त्र होता क्या है। देखो ध्यान से सुनो, समाज शास्त्र एक ऐसा विषय होता है जिसमें समाज, सामाजिक व्यवहार एंड समूह संस्था, संस्कृति का अध्ययन, ये सब क्या किया जाता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत में किया जाता है, समाज शास्त्र में ये सब किया जाता है। ठीक है, तो समाज शास्त्र समझते हो ना, समाज शास्त्र समाज के अंदर होने वाली प्रक्रिया ही है। क्या है, समाज के अंदर होने वाले प्रक्रिया है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इस बुक में, समाज से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे समाज से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इतना अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी समझने वाले हैं, वो समाज से रिलेटेड ही होगा, है ना। हम लोग कहाँ रहते हैं भैया, एक समाज में रहते हैं, है कि नहीं। कहीं भी रहते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं आते हैं, कुछ भी करते हैं, वो समाज के अंतर्गत ही आता है, सभी चीज समाज के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्या है, समाज शास्त्र, अनुशासन और परिप्रेक्ष्य, है ना। तो उसके बाद देखिए, इसमें से खंड 1 है, ये खंड 1 का पहला चैप्टर है यहाँ पे, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। तो ये हम लोग समझेंगे अभी, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझेंगे। नीचे चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, पहला खंड स्टार्ट करते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का। देखो एक बात ये भी याद रखना, समाजशास्त्र का उद्भव, अगर उद्भव की बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। जब 19वीं शताब्दी था, तभी समाजशास्त्र का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। ठीक है, इसी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण था, वो समाज का वैज्ञानिक तरीके से समझने की आवश्यकता था। समाज ने अपने वैज्ञानिक तरीके से समाज में, देखो इस समाज को आगे बढ़ाने में वैज्ञानिकों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा योगदान है ना। समझ में आ रहा है। अब समझते हुए चलते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं, सब समझ में आने लगेगा। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स आपका क्या है, देखो, समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। तो देखिए, पहले हम लोग बात यह करते हैं कि समाज शास्त्र, है ना, समाज शास्त्र का उद्भव के बारे में। देखो, समाज शास्त्र का उद्भव हुआ तीन चीजों से। देखो, पहला क्या है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से हुआ समाज शास्त्र का उद्भव। दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ, समाज का उद्भव। एंड तीसरा आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये तीनों बहुत ही अहम भूमिका निभाया समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को विकसित करने में, अंडरस्टैंड। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। तो औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति ने समाज में बड़े बदलाव लाए, जैसे कि शहरीकरण बनाए, नए नए सामाजिक की क्या किया, नए नए समाजों को क्या किया उन्होंने, उदय किया, है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग समाजों को उदय किया, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग नगरों में अलग अलग समाजों का निर्माण किया। तो सबसे पहले भैया औद्योगिक क्रांति भी आपका आ जाता है किसमें, समाज शास्त्र का उद्भव में। दूसरा आता है फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बहुत्व, क्या है ना, बहुत्व के विचारों का बढ़ावा दिया, और समाज के अध्ययन की को रुचि बढ़ाया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग देखो, यहाँ पे है ना, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति।
समझ आ गया, ये 19वीं शताब्दी की ही बात है, समझ में आ गया। उसके 19वीं शताब्दी में जो आया फ्रांसीसी क्रांति, जिन्होंने क्या किया, समानता, स्वतंत्रता, है ना, ये सबको इन विचारों, इनके विचारों को स्वतंत्रता और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया, जिसने समाज के अध्ययन में रुचि बढ़ाई। समझ में आ रहा। उसके बाद आता है वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक क्रांति, यहाँ देखो ना, वैज्ञानिक क्रांति, या फिर आता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग कहते हैं। देखो ये उस समय वैज्ञानिक तरीकों का विकास हो रहा था, जब स्टार्टिंग 19वीं शताब्दी का, तो उस समय वैज्ञानिकों का ये हो रहा था, उत्पत्ति, सुनो ना, विज्ञान प्रकट हो रहे थे भैया, वैज्ञानिक लोग प्रकट होते, साइंटिस्ट प्रकट हो रहे थे, जो समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, एक्चुअली क्या किया जाएगा कि समाज आगे बढ़े। अंडरस्टैंड। तो उस समय वैज्ञानिक तरीकों का विकास भी हुआ, जिससे समाज का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की इच्छा हुई। समाज भी सोचे हाँ नहीं, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, ये हमें सही कह रहे हैं, ये हमें सही राह दिखा रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट चैप्टर में इसी रिलेटेड है, ये रिवीजन आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। मैं चैप्टर मतलब चैप्टर को पढ़ के आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है अपने तरीके से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसी से। आपका यहाँ पे देखो, चैप्टर 2 खंड 2 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 किससे स्टार्ट होता है? खंड 2 से। खंड 1 में एक ही चैप्टर था, खंड 2 में आपका चैप्टर है समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध। इनमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, समाज शास्त्र, ना, समाज शास्त्र का मानव विज्ञान के साथ संबंध। सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड। देखो, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मनोविज्ञान है क्या भैया, ये मनोविज्ञान है क्या। देखो ध्यान सुनो, मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो ध्यान सुनो। मनोविज्ञान या मानव विज्ञान की बात करते हैं, देखो तो देखिए, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र, है ना, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के बाद समाज शास्त्र और मानव विज्ञान, ठीक है, ये मानव विज्ञान, ये दोनों क्या करते हैं भैया, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान दोनों मानव व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन समाज शास्त्र समाज के स्तर पर और मनोविज्ञान क्या करते हैं, व्यक्ति के स्तर पर। मनोविज्ञान किसके स्तर पर? व्यक्ति के स्तर पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, इनका अध्ययन करवाते हैं। इनमें से फिर आपका दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स, इनमें से दूसरा आता है, देखिए, समाज शास्त्र का अध्ययन करने में, समाज शास्त्र का अध्ययन करने में सामाजिक विज्ञानों का भी और एक महत्व है, ये कि अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में दोनों, देखो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध की बात करें तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक गतिविधियों और उनके सामाजिक प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करवाते हैं। फिर इसमें से देखो, मनोविज्ञान और एक मानव विज्ञान को देखो सही से एक बार फिर से समझो। समाज शास्त्र और मानव विज्ञान दोनों का बहुत ही अधिक महत्व है, और ये हमें समाज को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तीसरा, उसके बाद आपका शिक्षा भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं समाज शास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में, समाज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कौन? शिक्षा। तो शिक्षा के बाद ये देखो, शिक्षा के बारे में बात हम लोग करते हैं, तो समाज शास्त्र और शिक्षा, समाज शास्त्र और शिक्षा दोनों शिक्षा के सामाजिक पहलुओं और उनके प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये कौन करते हैं? शिक्षा। तो ये थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझे हैं, आप थोड़ा सा इसको और भी अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा-सा ना चर्चा कर लेते हैं समाज शास्त्र के उद्भव के बारे में। तो समाज शास्त्र का उद्भव की हम लोग चर्चा अगर करें तो समाज शास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। इसके उद्भव के पीछे सबसे पहले जो प्रारंभिक योगदान के अंदर में आते हैं, योगदानकर्ताओं का अगर नाम लूँ तो वो पहले आते हैं अगस्टे कॉम्टे। अगस्टे कॉम्टे ने क्या किया? यह फ्रांसीसी दार्शनिक थे। यह क्या थे भैया? ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने समाज शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना। दूसरा इसमें आता है एमिल दुर्खिम। क्या आता है? एमिल दुर्खिम आता है। तो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। एमिल दुर्खिम कौन थे? फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, समझ रहे हैं, जिन्होंने समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने में उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। फिर इसमें से आते हैं विकास के चरण का, ठीक है, इसमें से आते हैं हम लोग थोड़ा सा विकास के चरण का। चैप्टर 2 में आते हैं हम लोग समाज शास्त्र में, मानव विज्ञान के साथ हम लोग जो पढ़े हैं समाज शास्त्र का उद्भव के बारे में। अब थोड़ा सा इसमें एक विकास की चरण की बात करते हैं, थोड़ा सा विकास के चरण का। तो देखिए, इनके विकास का थोड़ा कुछ ऐसा चरण है, दो चरणों में विकास इसका हुआ। पहला चरण आता है प्रारंभिक चरण।
क्या है, यह चरण 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक चरण जो आते हैं वो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। इसमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और प्रारंभिक योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है। और दूसरा इसमें आता है इसके विकास चरण में विस्तार एवं विकास। दूसरा क्या आता है, विस्तार एवं विकास आता है। तो इस समय में समाज का विस्तार हो रहा था। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी हम लोग पहुंचे थे। तो विस्तार और विकास की बात हुआ तो वो 20वीं शताब्दी में आया, है ना। विस्तार कब हुआ इसका सही से, 20वीं शताब्दी में हुआ। जो इस समय क्या हुआ, समाज का विस्तार हुआ, समाज में नए नए चीज आए, नए नए सिद्धांत बने, अनुशासन बने, है ना, अनुसंधान हुए, विधियों का अलग अलग, यानी कि समाज का अलग अलग विधि के तरीके से विकास हुआ, बढ़ावा बना, समाज को बढ़ावा मिला। अंडरस्टैंड। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। अब आता है आपका क्या है यहाँ पे, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध, इसको भी ध्यान से समझना है। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट, ये समाज शास्त्र और मनोविज्ञान से संबंध की अगर बात करें तो हाँ, तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान से संबंध की बात करें तो समाज शास्त्र, मानव विज्ञान दोनों मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इन दोनों विषयों के बीच गहरा संबंध होता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ समान उद्देश्य होता है, जैसे कि दोनों विषयों में मानव व्यवहार, है ना, मानव व्यवहार, संस्कृति और समाज को समझने का प्रयास होता है। दोनों क्या करते हैं, मानव व्यवहार, संस्कृति और समाज को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों क्या करते हैं, समाज को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर समाज क्या चाहते हैं। दूसरा इसमें आता है अध्ययन के तरीके। मानव विज्ञान अधिकतर प्राचीन और आदिवासी समाजों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव विज्ञान क्या करता है ना, यही ध्यान केंद्रित किया तभी तो आगे बढ़ा। आदिवासी की तरफ अगर ध्यान केंद्रित नहीं करता तो ये समाज कैसे आगे बढ़ता, समाज का हम लोग इस रूप में बदल पाते नहीं। बहुत से आदिवासी को एक सामाजिक संरचना दिया, एक समाज के रूप में बदला। समझ में आ रहा है। और दूसरा आपका आता है, देखो, समाज शास्त्र आधुनिक और जटिल समाजों का भी अध्ययन करता है। जटिल समाजों का अध्ययन करता है, अलग अलग तरीके का जो समाज होता है उनका अध्ययन करता है। तीसरा आता है संस्कृति का अध्ययन। इनमें से देखो, मानव विज्ञान संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और गहराई से अध्ययन करता है। मानव विज्ञान क्या करता है, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और क्या करते हैं, गहराई से इनका अध्ययन करते हैं। जबकि समाज शास्त्र जो होते हैं वो संस्कृति का प्रभाव और भूमिका का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। दोनों ध्यान से समझिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनमें से पूरक ज्ञान की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पूरक ज्ञान में समाज शास्त्र और मानव विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और दोनों विषयों के साथ हमें मानव समाज के कल्याण के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों क्या करते हैं, मानव मनोविज्ञान और समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों क्या करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। समाज को बढ़ाना कैसे है, समाज को कैसे एक नई राह दिखाना है, नए नए जनरेशन की ओर लेके जाना है, ये काम कौन करते हैं, समाज शास्त्र मनोविज्ञान दोनों मिलकर ही करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 4 को देखते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में आपका आता है स्टूडेंट समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध। देखो, समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध, तो समाज शास्त्र क्या भाई, समाज के बारे में बताता है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब कौन बताता, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र बताते हैं। और इतिहास क्या है भाई, इतिहास तो भाई पुराने समय के बारे में बताते हैं, है ना, अतीत के बारे में बताते हैं। इतिहास क्या करते हैं, अतीत के समाज, अतीत में कैसा समाज था, है ना, समाज था। इतिहास क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी देते हैं ना, अतीत में कैसा समाज था, अतीत में क्या हुआ, है ना, भूत में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, ये सब पिछले बारे बातें में, पिछले समाज के बारे में बताते हैं। कौन, इतिहास बताते हैं। तो इसमें से बुक में हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखो, इतिहास को प्रायः अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इतिहास का
अध्ययन, इतिहास का अध्ययन करने वाले, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझो। इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार सामाजिक घटनाओं और विकास की ओर अग्रसर घटना और परिस्थितियों के अध्ययन कारणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इतिहास कई पारस्परिक पहलुओं से सन्निहित है। सबसे पहले इतिहास एक अतीत या अतीत में हुई घटनाएं, चीजें, दूसरी बात अतीत में घटित हुई घटनाओं का इतिहास बताता है। ठीक है। इतिहास क्या बताता है? अतीत में हुई घटनाओं को हमें बताता है। अतीत में हुए जो भी सामाजिक में परिवर्तन हुए, समाज में जो भी चीज हुआ, इन सभी बातों को क्या बताते हैं? इतिहास बताते हैं। ठीक है। ताकि हम आगे सही करें। ठीक है। ताकि हम भी इतिहास, अगर इतिहास में कुछ अच्छा हुआ है तो ताकि हम भी इतिहास में आगे समय आने वाले समय में अच्छा करें, ताकि हम लोग का भविष्य क्या हो, सही हो पाए। और इसमें से हम लोग बात करते हैं समाज शास्त्र का। तो भाई समाज शास्त्र और इतिहास, समाज शास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है एक दूसरे का? देखो, समाज शास्त्र और इतिहास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है। उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर वर्तमान समय पर ध्यान देता है। समाज शास्त्र क्या करता है? पिछली बातों को देख के, इतिहास को देख के वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है कि ये जो आने वाला समय है, आने वाला जो वर्तमान है, वो सही हो। ठीक है। और इस तरह के विश्लेषण में वर्तमान और अतीत दोनों करीब आते हैं। समाजशास्त्रियों ने अक्सर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, विकास और समाज के चेहरे को बदलने के लिए इतिहास का संदर्भ किया है। और इसी तरह इतिहास को अतीत व्याख्या, देखो अब समझो, मेरा ही बात पे समझो। देखो, समाज शास्त्रियों ने क्या किया? समाज शास्त्रियों ने क्या किया? इतिहास को देखा, इतिहास का समाज कैसा था, इतिहास ने क्या क्या बदलाव किए थे, इतिहास क्या करने का सोचा था, उसका क्या लक्ष्य था, उन्होंने भविष्य के बारे में क्या सोचा था। तो उन्हीं को देखकर, मतलब कि इतिहास को देखकर समाज शास्त्र क्या करते हैं? भविष्य के बारे में सोचते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये है समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध। समाज शास्त्र इतिहास की मदद से समाज को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए, हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे जितना कर रहे हैं। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए, आप लोग अपने मन से, है ना, मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आपका आता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ आपका आ जाता है समाज शास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र से संबंध। समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। देखो समाज शास्त्र, इनमें देखो आप लोग को ये पता चल गया ना समाज शास्त्र क्या है। अभी तक आप लोगों ने जो देखा समाज शास्त्र के बारे में पता चल गया। तो ध्यान से आप लोग सुनो। तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की अगर बात करें, संबंध की बात करें, तो दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता है। क्या है? जटिल रिश्ता है और घनिष्ठ भी है। जटिल रिश्ता भी है और घनिष्ठ रिश्ता भी है। देखो, जटिल और घनिष्ठ क्या है कि समाज जो जो भी काम करेगा, समाज तभी ना चलेगा जब अर्थशास्त्र सही होगा, जब समाज में पैसा होगा, धन होगा, अन्न होगा, खाने पीने का चीजें होगा। ठीक है। जब समाज में सुविधाएं नहीं होगी, समाज में जीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, है ना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर पूंजी ही नहीं होगा, तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या समाज में कुछ भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो देखो, अर्थशास्त्र के बिना समाज का कोई भी आधार नहीं होता है। अर्थशास्त्र अगर ना हो तो इससे क्या समझे? अर्थशास्त्र अगर ना हो तो समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। समाज कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं होगा। मतलब बिना समाज शास्त्र का कोई भी अर्थशास्त्र नहीं हो सकता, और बिना अर्थशास्त्र का कोई भी समाज नहीं हो सकता। बिना अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं होगा समाज का। समझा गया? तो भाई अब थोड़ा सा बुक से भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, समाजशास्त्र क्या कहता है? समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह लोगों के जीवन से सीधा सरोकार रखता है। सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संबंधों के बिना बच्चों को ठीक से विकास हो पाता है। सामाजिक संबंधों के बिना बच्चों का सही से विकास नहीं हो पाएगा, ना वयस्कों को दिशा मिल पाएगी। मानव अस्तित्व के लिए समाज का होना मानव अस्तित्व के लिए, मानव को बनाए रखने के लिए इस दुनिया में समाज का होना बहुत ही जरूरी है ना। इस प्रकार समाजशास्त्र को समान विज्ञान भी कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र को थोड़ा समझते हैं। देखो, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र भी क्या है भैया? अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है जो आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति
से सरोकार रखता है ना। मैंने अभी आपको बताया ना। तो अर्थशास्त्र क्या करता है भैया, वो सामाजिक में क्या, सामाजिक समाज का क्या पूंजी है, समाज को कैसे पूर्ति किया जाए, समाज में कैसे जीविका चलाई जाए, ये सब क्या कार्य करता है, कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। तो समाज के लिए भी अर्थशास्त्र भी समाज के लिए सोचता है और समाजशास्त्र भी समाज के लिए सोचता है। दोनों का काम है समाज के बारे में सोचना। ये पूरा बुक में समाज के बारे में ही सोचा जाएगा। अंडरस्टैंड। देखो, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मनुष्य आवश्यकताओं की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, इच्छाएं जो होती है वो असीमित होती है और उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधन क्या है, सीमित है ना। हमारी जो इच्छाएं है बहुत है, हमारी इच्छाएं क्या भैया, हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए, लेकिन यहाँ पे सीमित है। ये धरती में जो है हर चीज क्या है, सीमित है। हम जो चाहे जब चाहे नहीं मिल सकता, हमको उसके लिए उस लायक बनना पड़ता है। मान के चलो हम बोलेंगे कि हमको, हम अपनी बात करते हैं, हमको एप्पल फोन चलाना है ना, हमको एप्पल आईफोन चलाना, सपोज दैट, तो हम आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकते भैया, क्योंकि आईफोन के लायक हम है ही नहीं। आईफोन के लायक नहीं है क्योंकि उतना पैसा हम नहीं कमाते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे घर का सिचुएशन खराब है, हमें घर भी देखना पड़ता है, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको उस लायक हम तब अफोर्ड करेंगे जब हम उस लायक बनेंगे, जब हम अच्छा पैसा कमाएंगे, जब हमारा इनकम लाखों का होगा, तब हम क्या करेंगे, आईफोन को अफोर्ड कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अगर समझ पा रहे हैं तो मजा आएगा, कमेंट भी कीजिए। अगर मजा आ रहा है कमेंट कीजिए, सर अच्छा लग रहा है, क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा समझा रहे हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, तारीफ कीजिए, थोड़ा थोड़ा तारीफ कीजिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, है कि नहीं। यही कारण है कि लोग संसाधन इकट्ठे करने तथा धन कमाने में लगे रहते हैं। यही कारण है, लोग क्या करते हैं, संसाधन इकट्ठा करते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं, जिससे अधिक से अधिक आवश्यकताएं वो इच्छाएं पूरी कर सके। समझ में आ गया। किसान खेतों में, मजदूर कारखाने में, कर्मचारी कार्यालयों में तथा शिक्षक विद्यालय में इसलिए काम करते हैं ताकि वो धन को अर्जित करें। क्या करें, अर्थशास्त्र तभी ना होगा भैया, समाज तभी न चलेगा, तभी ना हम लोगों का पेट पलेगा, जब हम लोग कमाएंगे, धन को अर्जित करेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। जो इंपोर्टेंट समझाना था मैंने समझाया। स्टूडेंट्स, अब आपका आता है समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से के साथ संबंध। देखो, अब देखो समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र आप जानते हैं ना, समाजशास्त्र क्या होता है आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया, कितना बार बताया समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाजशास्त्र भी समाज के बारे में सोचता है और राजनीतिक विज्ञान भी समाज के बारे में सोचता है। तो राजनीतिक में क्या होता है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कौन आते हैं भैया, नेता आ जाते हैं, लीडर्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का, ओ योगी जी, है ना, ये सब ट्रेंड है ना, ट्रेंड। तो इनकी क्या बात करते हैं हम लोग, तो ये सब क्या करते हैं भैया, पॉलिटिक्स करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को उन्नति कैसा होगा, समाज का विकास कैसे हो, डिजिटल इंडिया कैसे बने, है इंडिया कैसे दुनिया में सबसे खास हो, दुनिया फेमस। अभी भी देखो इंडिया, बहुत इंडिया का चर्चा पूरा विश्व में होता है। इंडिया एक अभी भी पुराने समय से और अभी भी सबसे अनोखा है, सोने का चिड़िया कहलाने वाला देश है भैया, समाज है। तो ये सब समाज को आगे बढ़ाने का बारे में जो सोचता है, जो राजनीति करता है ना, पॉलिटिक्स करता है ना, सरकार होते हैं, इसमें कौन आते हैं भैया, राजनीति में सरकार आ जाते हैं। तो सरकार क्या करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आ जाते हैं, तो वो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज में क्या ऐसा हो, समाज में पानी का पूर्ति कैसे हो, समाज में रोड कैसा बने, है ना, समाज में स्कूल का कैसा होना चाहिए, स्कूल में कैसा व्यवस्था होना चाहिए, ये सब कौन काम करता है भैया, ये सब राजनीतिक विज्ञान में आता है। राजनीति, पॉलिटिक्स के लोगों का काम होता है। थोड़ा बुक में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखो, सामान्यतः राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार और राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन को के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः यहाँ सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणाएं राजनीति, राज्य सत्ता और राजनीतिक समाजीकरण, नेतृत्व, शासन, निर्णय लेना, नीति बनाना, इसके प्रभाव, है ना, ये सब क्या आता है, राजनीति विज्ञान में आता है। राजनीति विज्ञान की मुख्य अवधारणा है वास्तविकता, यह है कि यह कई बार दोनों का उपयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया राजनीति के बारे में, तो उसको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये किताबी भाषा ना मजा नहीं आता समझने में, है कि नहीं। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान के केंद्र बिंदु में बदलाव। राजनीति विज्ञान
के स्वरूप में शैक्षणिक विषय के रूप में समय के साथ कई परिवर्तन एवं बदलाव आए हैं। इसलिए अतीत में राजनीति से राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, शासन करने के लिए सरकार एवं सामाजिक निर्धारकों के राजनीतिक कारणों से हुए। यहाँ पे इन लोग ना ऐसे-ऐसे शब्दों का यूज़ करता है ना कि जो समझना बच्चों के लिए किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक विज्ञान में यह बदलाव समाज के अलग-अलग पढ़ने से नहीं हुआ है। सामाजिक चलो यार मैंने अपने तरीके से समझाया ना आपको, है ना? अपने तरीके से समझाया। हाँ, अब थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान बारीकी से कई मामलों में एक दूसरे से संबंधित है। यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषयों को सत्ता, अधिकार, संरचनाओं, प्रशासन और शासन के अपने विश्लेषण में बारीकी से बुने हैं। समाजशास्त्र, ध्यान सुनिए, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच कई समानताएं हैं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान अपने बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों के लिए समाजशास्त्र पर अधिक निर्भर होता है। क्या होता है? फिर से देखो, सबसे पहले राजनीति विज्ञान जो है वो बुनियादी सिद्धांतों के तरीके से समाजशास्त्र पर क्या होता है? अधिक निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य में मिशिगन 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 सामाजिक मनोविज्ञान और हार्वर्ड ने पार्सोनियन में क्रमशः राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विकास में राजनीतिक विज्ञान मुद्दों का एक नया स्वरूप प्रदान किया। दूसरी बात यह है कि दोनों केंद्रित विशिष्टताओं को अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान जैसे मानव तृतीय पक्ष वाले विषयों से ग्रहण किया। तीसरी बात यह कि मार्क्स, वेबर, ग्रामस्की, पेटो, पॉर्सन्स और मोस्का इत्यादि इस जैसे उनके अनेक विद्वान ने समान रूप से दोनों विषयों के विकास और उन्नयन में योगदान दिया। भैया किताबी भाषा ने समझने लायक नहीं है, मतलब है, आप अपने तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखो मैं इमेजिन अपने तरीके से, जो मुझे जितना नॉलेज अपने तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ तो बुक के अकॉर्डिंग ही नहीं समझ, मैं जो समझा रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंग नहीं समझाऊँ, बट यहाँ जो जिस तरह से लिखे हुए हैं ना, यहाँ के भाषा में समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो ना मैंने समझा ही दिया जो समझाना था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट जो होता है वो खंड 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। खंड 3 से स्टार्टअप होता है बुनियादी अवधारणाएं, ठीक है, यानी कि बेसिक है ना, बेसिक इसमें से कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलेगा। तो इनमें देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। देखो फर्स्ट चैप्टर आया संस्कृति और समाज, तो सभी आ रहे हैं समाज से। मैंने क्या बोला, समाज के बारे में सुनने को, समाज के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें सिर्फ समाज समाज समाज, कहीं जाओ समाज 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 ही देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं इसे भी सही से, है ना। ये इकाई 7 है, चैप्टर 7 है हमारा, समझिए। देखो समाज उस संदर्भ को आकार देता है जिसमें सांस्कृतिक संचार होता है, ठीक है। समाज क्या करता है भैया, उसी संदर्भ में आकार देता है, उसी संदर्भ का आकार देता है जिसमें सांस्कृतिक संचार होता है। संस्कृति में देखो, संस्कृति में वह आंतरिक ज्ञान, विश्वास और व्यवहार शामिल होता है जो क्या करते हैं, जो व्यक्ति किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सदस्य के रूप में प्राप्त करते हैं। यह देखिए, यानी सांस्कृतिक बात किया जाए, सामाजिक संस्कृति की बात किया जाए तो यह दुनिया, सामाजिक भूमिकाओं और रिश्ते सांस्कृतिक संदर्भ में उचित क्या करते हैं, संदर्भ में उचित आचरण के बारे में, उनकी समझ की आचरण का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो देखो संस्कृति और समाज में बात ये करते हैं, देखो समाज में संस्कृति का भी होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? संस्कृति में क्या आ जाते हैं, संस्कृति में आपका कल्चर आ जाते हैं, ठीक है। आपका कल्चर क्या भैया, आप कैसे समाज में रहते हैं, आपका बोलना कैसा है, व्यवहार कैसा है, पहनावा राय कैसा है, आप एक दूसरे से कैसे समाज में बात करते हैं, क्या आप समाज में रहने के लायक हैं, है ना। क्या आप समाज में जो रहते हैं, क्या आपसे हर कोई खुश है ना। आखिर आप क्या करते हैं जो आपसे हर कोई खुश है, या आप क्या ऐसा करते हैं जो आपसे लोग दुखी रहते हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि वो मेरे पास ना रहे, मेरे समाज में ना रहे, मेरे अगल बगल में ना रहे। तो ये देखो, ये सब भावना आता है समाज संस्कृति में, वही आ जाता है जिसमें सही तरीके से रहना, सही रूल से रहना, है ना, हर किसी से मिलजुल के रहना, ये संस्कृति में आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ संस्कृति तथा जीव विज्ञान। संस्कृति और जीव विज्ञान में पूरी तरह से विपरीतता है।
कह रहा संस्कृति और जीव विज्ञान में पूरी तरह से विपरीतता है, मतलब कि उल्टा है। ठीक है, उल्टा क्या है भैया? संस्कृति अपनी विशेषताएं तथा जीव विज्ञान अपनी। तो संस्कृति की अलग विशेषताएं हैं और जीव विज्ञान की कोई अलग विशेषताएं हैं। जब मानव समाज की तुलना पशु पक्षी जानवरों के झुंडों से की जाती है तो सांस्कृतिक विशेषताएं मनुष्य को जानवरों से अलग खड़ा करती है ना? सही बात है, सही बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। मान के चलो, अगर आपको आपको और जानवर को आपको जानवरों से तुलना किया जाए, है ना, पशु पक्षियों से तुलना किया जाए, तो क्या होगा? पशु पक्षियों के मामले में आप क्या होंगे? ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्यादा आपके पास समझ होगा, आप दुनिया को समझेंगे, एक आप सही कार्य करेंगे, है ना? देखो जानवर के बारे में बात किया था, जानवर को तो उतना माइंड नहीं रहता नहीं कि वो क्या कर पाए। हमारे पास माइंड है, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, हम जाते हैं, हम एक जगह से जगह जाते हैं, हम बहुत सारा चीज करते हैं, हम खाना खाते हैं, अपने से खाना बनाते हैं, अपने से खाते हैं। तो पशु पक्षी दूसरे पे निर्भर होते हैं ना। पशु पक्षी क्या होता है? किसी दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? खुद पर निर्भर रहते हैं। हम लोग भैया दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बट दूसरे के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं हल्का सा। मान लो हम लोग जानवर का यूज करते हैं, जानवरों से हम लोग क्या, गाय से हम लोग को दूध मिल जाती है ना? गाय से क्या मिलती है? दूध मिल जाती है, गोबर मिलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है। दूध नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार कहाँ मिलेगा? है, दूध से मिठाइयाँ बन जाती है। तो ये सब हम लोगों को कहाँ मिल जाता है? गाय पे मिल जाता है। और साग सब्जियों पर हम लोग निर्भर करते हैं, तो साग सब्जियों को तोड़ते हैं। पहले क्या होता था? हम लोग साग सब्जी ऐसे खा लेते थे, पहले के समय में लोग ना कच्चे मांस खा लेते थे। ठीक है, अभी भी खाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, कच्चे मांस खा जाते हैं। भैया वो जानवर टाइप में आ जाते हैं जो कच्चे मांस भी खा लेते हैं। समझ आ गया? तो अभी लोग पका के खाते हैं, बनाते हैं खुद से, दिमाग है उनके पास। तो संस्कृति और विज्ञान से तुलना करें तो भैया बहुत ही, जीव विज्ञान से तुलना करें तो बहुत ही अलग अलग डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ संस्कृति का लक्षण, लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट्स? सांस्कृतिक लक्षण एवं सांस्कृतिक स्वरूप। देखो, लक्षण संस्कृति के सबसे छोटे घटक हैं। हर संस्कृति के अनेक लक्षण होते हैं, जैसे कि रीति रिवाज, त्योहार मनाना आदि, जो मिलकर संस्कृति को अस्तित्व में लाते हैं, उसकी एक अलग पहचान होते हैं। चरण स्पर्श, हाथ मिलाना, भोजन, वो उसके करने के तरीके, पहनावा और हवा आदि। मैंने अभी जैसा बताया सब वही है भैया, सब वही है। मैंने अभी जो समझाया आपको सब वही है, बुक में वही मिलेंगे, वही घुमा फिरा के बात पहुंचता है। समझ में आ गया? वही सब बातें घूमता फिरता है। देखो, मनुष्य मनुष्य अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य के अंदर में क्या रीति रिवाज होते हैं? मनुष्य त्योहार मनाते हैं। क्या जानवर त्योहार मनाते हैं? जानवर ये करते हैं क्या? जानवर हाथ मिलाते हैं किसी से? जानवर क्या करते हैं? अपने से भोजन करते? क्या जानवर कपड़े पहनते हैं? उनको दिमाग ही नहीं कपड़ा कैसे पहना जाए, हैं? सो देखिए, जो भी बातें यहाँ हो रहा है सब घुमा फिरा के ही है, मैंने जो समझाया उसी से है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। देखो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सामाजिक समूह और समुदाय। तो सामाजिक समूह की अगर बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, है ना? सामाजिक समूह की बात करते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और उनके बीच समान उद्देश्य, भावनाएं, संबंध और अनेक से बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। यही क्या कहलाते हैं? हमारा सामाजिक समूह, है ना? जो समाज में एक दूसरे के साथ, मतलब एक समूह में, एक ग्रुप में बंधे होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को एक साथ अपना भावनाएं को शेयर भी करते हैं। तो ये सामाजिक समूह होता है। समाज में जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये एक सामाजिक समूह के अंतर्गत में आ जाते हैं। समाज का एक समूह है वो। और समुदाय की बात करते हैं तो सामाजिक समुदाय थोड़ा अलग है। जब जब बहुत सारे लोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या गांव मोहल्ले में रहते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन साझा करते हैं। देखो, सामाजिक समूह में क्या आ जाता है? देखो ध्यान समझो, सामाजिक समूह में क्या होता है? लोग एक दूसरे के साथ विचार और क्या भावनाएं को प्रकट करते हैं। समुदाय में क्या आ जाते हैं? अलग अलग, जैसे मान कर चलो, समुदाय की बात करते हैं, जैसे कि गांव में अगर बात करते हैं, गांव में एक अलग कास्ट है, मान लो लोग मुस्लिम है, वो हिंदू है। ठीक है, तो मुस्लिम का एक अलग समुदाय होगा कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ेंगे, मुस्लिम मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं, है ना? और हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में क्या जाता है? हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, हिंदू लोग जो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, है ना? हिंदू का एक थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, मुस्लिम का कुछ अलग सिस्टम होता है। तो समुदाय भी मिलता जुलता है सामाजिक समूह से। समुदाय क्या है? सामाजिक समूह। देखो, सामाजिक समूह ही नहीं रहेगा तो समुदाय कैसे बनेगा? ठीक है, समुदाय भी सामाजिक समूह से ही मिलता है, मतलब मिलता जुलता है थोड़ा सा,
है ना, ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है उसमें से। तो ये सब समझ में आ गया कि फिर से समझो कि दोनों समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। सामाजिक समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, उनके बीच समान उद्देश्य होता है, भावनाएं होती है, बातें होती है, तो सामाजिक समूह कहते हैं। एंड समुदाय की बात करते हैं जब बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग, देखो हमने सामाजिक समूह में आपको बताया दो या दो से अधिक लोग संपर्क में आते हैं, लेकिन समुदाय में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं और सांस्कृतिक जीवन साझा करते हैं। जैसे सांस्कृतिक जीवन में सबका अपना अपना सिस्टम होता है। मुस्लिम लोग अपना जीवन बिताते हैं, अपना तरीके से जीते हैं, और हिंदू लोग अपने तरीके से जीते हैं। क्या हम मुस्लिम को कहेंगे कि आप नमाज मत पढ़ो, क्या आप मानोगे? आपको कहूंगा कि आप अल्लाह को नहीं मानो, मानोगे? जैसे हमको हमको ही मुस्लिम लोग कहेंगे कि आप भगवान को मत मानो, भगवान को मानना सही नहीं है, हैं? मूर्ति का पूजा मत करो, क्या मैं मानूंगा? भैया अपना अपना धर्म है ना, सभी को अपना अपना धर्म मानना पड़ेगा। चलिए, तो यही आ जाता है सामाजिक समूह, और इसमें इतना कुछ नहीं है, अपन नेक्स्ट चैप्टर में भी जा सकते हैं, इसमें से घुमा फिरा के सब यही बातें होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है संगठन और संस्थाएं का। क्या है? संगठन और संस्थाएं का। तो इसे भी ध्यान समझिएगा, संगठन और संस्थाएं क्या है। देखो, संगठन विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों या मिशनों को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, बनाए जाते हैं। संगठन क्या करते हैं, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और मिशनों को पूरा करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं, ठीक है। मान के चलो एक मंदिर है, मंदिर में मान के लो दुर्गा पूजा, सपोज दैट मान लो कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाने वाले हैं। दुर्गा पूजा में हम लोग एक संगठन बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि भैया हमें दुर्गा पूजा बनाना है, हमें पैसा को इकट्ठा करना है, दान को इकट्ठा करना है ना, दान को इकट्ठा करना है, किससे, भगवान के नाम पर दान इकट्ठा करना है, फिर दुर्गा पूजा मनाना है। कोई 500 देंगे, कोई 200 देंगे, तो कोई 1000 देंगे, जिसको जो जुटेगा वो देंगे, और हम एक संगठन बना के हम लोग काम करेंगे और अच्छा से पूजा, अच्छा से दशहरा पूजा करवाएंगे, अच्छा सा दुर्गा पूजा करवाएंगे। तो एक संगठन इसमें बनाया जाता है। और संस्थाएं क्या होता है भाई, संस्थाएं क्या होता है, ये बहुत दिन तक निश्चित रह जाता है। संस्था क्या हो जाता है, संस्थाएं में आ जाता है शिक्षा आ जाते हैं। अभी मैं आपको जो समझाता हूँ, ध्यान समझिए। संगठन की अगर बात करें तो संगठन में आपने क्या सुना था कि विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों या मिशनों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और वे उत्पाद सेवा प्रदान करते हैं जो समाज, बाजार और विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन बात ये है, संस्थाएं की अगर बात करें, हम लोग किसकी बात करें, संस्था की बात करें, तो संस्थाएं व्यापक सामाजिक कार्य करती है। जैसे कि शासन हो गया, संस्थाएं में क्या आता है, शासन भी आ जाते हैं, शिक्षा भी आ जाते हैं। शिक्षा में क्या भाई, स्कूल आ गए हैं, कोचिंग आ गए, तो ये सब संस्थाएं आ जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के, है ना, हॉस्पिटल हो गए, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो गए, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं, न्याय आते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण भी आ जाते हैं, ये सब किस में आते हैं, संस्थाएं में आते हैं। बस यही बात है, बस और कुछ नहीं, यही बात है, इनमें जो पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे। अब चैप्टर 10 में हम लोग जाते हैं। देखो, परिस्थिति और भूमिका की बात करते हैं, तो परिस्थिति और भूमिका खाली समझ जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। बस ये दो चीज को समझ जाइए, परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है, तो सुनिए ध्यान से। परिस्थिति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय और प्रघटना है। समझ गया? तो भूमिका क्या है, मानव, भूमिका है सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रघटना है। क्या है, प्रघटना है। और परिस्थिति क्या है, समाज शास्त्रीय अवधारणा है ना। परिस्थिति है समाज शास्त्रीय अवधारणा, और भूमिका है क्या, भूमिका। या ध्यान सुनो, परिस्थिति है समाजशास्त्र की अवधारणा, यह एक सामाजिक प्राकृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका जो है वो सामाजिक विज्ञान के का विषय एवं प्रघटना है ना। इनमें से थोड़ा सा हम लोग बुक से समझते हैं। देखो, परिस्थिति की अवधारणा यहाँ लिया गया है। परिस्थिति समाज में किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जीवन भर में एक व्यक्ति उम्र, लिंग और वर्ग, व्यवस्था और शिक्षा की तर्ज पर अलग-अलग परिस्थितियां ग्रहण करता है। एक व्यक्ति की एक समय में कई परिस्थितियां हो सकती है। हाँ, जैसे कि बेटी, सामाजिक कार्यकर्ता, बुक रीडिंग क्लब सदस्य एवं कंपनी में प्रबंधक आदि, किसी विषय की ग्रहण परिस्थितियां, संयोजन, ये सब आ जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात करूं, परिस्थिति में देखो बहुत चीज आ जाते हैं। परिस्थिति में क्या आता है, आपको ऐसा परिस्थिति आ गया है कि आपको पढ़ना ही होगा,
है ना? आपको ग्रेजुएटेड का होना होगा, आपको अपने पापा का सपना को पूरा करना होगा, आपको कहीं और जाना है, ठीक है? आपको मुंबई जाना है, आपको हीरो बनना हैं? आपको समाज का सेवा करना है। ये एक परिस्थिति आ जाता है, समझे? इसी तरह हम लोग कहते हैं परिस्थिति, इसी को क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं समझने की बात है, अब हम लोग थोड़ा-सा आगे भी समझते हैं। आगे जो है आपका स्टूडेंट्स भूमिका, तो भूमिका भी परिस्थिति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि भूमिका क्या होता है? हमारा कार्य, हमारा योजना, हमारा काम क्या है ना? तो हमारे बारे में यहाँ लिखा हुआ है क्या? इस बारे में सोचें कि हमारा प्रत्येक दिन हमारी अलग-अलग परिस्थितियाँ से जुड़ी अलग-अलग भूमिकाओं के साथ कैसे शुरू होता है। जैसे कई कई परिस्थितियाँ हैं, उनमें प्रत्येक के साथ भूमिका जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक महिला, बेटी, बहन, छात्र, एक निजी शिक्षक, एक दोस्त अन्य भूमिका निभाती है। सही बात है। मान के चलो कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा क्या भूमिका है भैया? मेरा भूमिका है कि आप लोगों को समझाना, आप लोगों को सही राह दिखाना, आप लोगों को सही क्वेश्चन आंसर बताना ताकि आप एग्जाम में लिख पाए, है ना? आप लोगों को सही नॉलेज देना, सही जानकारी देना, मेरा ये भूमिका है। डॉक्टर का क्या भूमिका है? डॉक्टर का भूमिका है वो पेशेंट का, है ना, सेवा करना, ठीक है? जो भी आपके मरीज आएंगे उनके डॉक्टर का यही काम है ना कि मरीजों का हेल्प करना, है ना, उनकी बीमारी का इलाज करना। तो ये डॉक्टर की ये भूमिका है। तो हर पुलिस का क्या भूमिका भैया? पुलिस का क्या भूमिका है? पुलिस का भूमिका है ना, कोई चोर हो, है ना, कोई बदमाश हो, कहीं कोई कुछ गलत कर लिया है, उनको क्या करना, अरेस्ट करना, ये पुलिस का काम है। न्याय करना वकील का काम है। तो ये सब आपका आ जाता है भैया भूमिका में। सबका अपना अपना एक भूमिका होता है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए सामाजिकरण को थोड़ा समझिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में, है ना, मनुष्य क्या करते हैं, समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि इत्यादि को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिकरण में आते हैं। तो अगर आप लोग बुक में थोड़ा सा रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे सामाजिकरण क्या है, थोड़ा इसको समझ जाइए तो फिर आपका काम बन जाएगा। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न सरोकारों को समझने तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न समाजों में बच्चों को सामाजिक मूल्यों से अवगत करने की अलग-अलग तरीके व परंपराएं हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए उनका सामाजिकरण अनिवार्य है। समाज के अंतर्गत बच्चों को परिवारों, परिजनों तथा संबंधित वर्गों के नियमों, आदतों तथा मूल्यों की जानकारी दी जाती है। आगे इसमें है बच्चा सामाजिकरण के माध्यम से उस समाज की मान्यताओं, है ना, उस समाज की मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिकरण समाज की विविध संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। यह प्रक्रिया बच्चों को अनेक प्रकार के दायित्वों से अवगत कराती है तथा उनका निर्वहन करने में उनकी मदद करती है। तो ये है, और भी कई परिभाषाएं मिल सकते हैं आपको। तो ये सामाजिकरण की परिभाषाएं हैं। इनमें जो भी बात होंगे सामाजिकरण से रिलेटेड होंगे भाई स्टूडेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया है, तो आप लोग वहां से जाके जरूर कीजिए, है ना। ये तो मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ भैया, रिवीजन करवा रहा हूँ जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर टॉपिक, हर चैप्टर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। अब आपका आता है स्टूडेंट संरचना और प्रकार। तो ध्यान समझिए, संरचना का अर्थ है, संरचना का अर्थ होता है, संरचना का अर्थ क्या होता है, आंतरिक रचना या ढांचा या व्यवस्था। संरचना का अर्थ क्या होता है, आंतरिक रचना, ढांचा और व्यवस्था। देखो समाज में मौजूद, यह संरचना को समझिए, समाज में मौजूद अलग अलग हिस्से या इकाइयां होते हैं, जैसे कि परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, है ना। तो ये सब मिलकर समाज की क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। क्या करते हैं, समाज की संरचना बनाते हैं। समाज की संरचना में परिवार आ जाते हैं, जाति आ जाते हैं, धर्म आ जाते हैं, शिक्षा प्रणाली आते हैं, आर्थिक व्यवस्था, कानून और प्रशासन आदि आ जाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रकार्य की बात करते हैं। तो प्रकार्य का अर्थ होता है काम, भूमिका, ना। प्रकार का अर्थ क्या होता है, कोई काम या भूमिका। प्रकार्य तो अपना कोई भूमिका होता है। तो प्रकार्य में क्या होता है, अपना कोई भूमिका, अपना कोई काम। तो इसमें अपना कोई काम के बारे में आ जाता है। तो जैसे कि समाज की हर समाज में हर किसी का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई भूमिका होता है समाज को चलाने के लिए, ना। कोई ना कोई भूमिका होता है। तो इनमें से अगर मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, तो परिवार का क्या प्रकार होता है भैया, परिवार का प्रकार होता है तो बच्चों को पालना, पालन पोषण करना, सामाजिक मूल्य देना, समाज के क्या करना, सामाजिक मूल्य देना। दूसरा आता है शिक्षा प्रणाली का प्रकार। तो शिक्षा प्रणाली का प्रकार क्या है भैया, ज्ञान देना, लोगों को योग्य बनाना, है ना। धर्म का अगर प्रकार दूसरा आता है धर्म प्रकार। धर्म का प्रकार क्या है, नैतिकता और अनुशासन बनाए रखना। तो यही सब आपका प्रकार होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 13।
देखो चैप्टर 13 में आता है सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। तो जब समाज है ना, समाज नियंत्रण समझिए पहले, समझिए सामाजिक नियंत्रण। तो जब समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को, नियमों को, परंपराओं को, कानूनों को, है ना, तो ये सब क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर से समझो, जब समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को, नियमों, परंपरा और कानूनों के माध्यम से क्या करते हैं, खुद को उन सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं, है ना, उन सभी चीजों को नियंत्रित, ताकि अनुशासन बना रहे। इस प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो समाज में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें समाज कोई गलत कार्य ना करे, समाज कुछ ऐसा कार्य ना कर दे जिसमें समाज का क्या हो, नुकसान हो, है ना, समाज को नुकसान ना हो, इस कार्य में जो नियंत्रित करने वाला होता है उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का काम होते हैं बड़े बड़े समाज के लीडर्स का, बड़े बड़े नेता का, ठीक है, और हमारे कानून का, कानून मतलब पुलिस का, ठीक है। तो ये सब चीज इन लोगों का क्या होता है भैया, इन लोगों का कार्य होता है समाज को नियंत्रण करके रखना। नहीं, अगर समाज में अगर कोई कानून ना हो, समाज में अगर पुलिस ना हो भैया, है ना, तो समाज को नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होगा। समाज में हमेशा मर्डर होगा, समाज में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होते रहेगा। तो ये सब ध्यान दीजिए, सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है, सामाजिक नियंत्रण का क्या कार्य है। तो सामाजिक नियंत्रण भाई समाज को नियंत्रित करके रखता है, समाज में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होने देता है। समझ आ गया। तो यही है। अगला है सामाजिक परिवर्तन। अगला क्या है भैया, सामाजिक नियंत्रण तो समझ लिया, अब सामाजिक परिवर्तन को थोड़ा समझते हैं। तो सामाजिक क्या परिवर्तन है। देखो, समाज की संस्थाएं, संरचना, विचारों, परंपराओं और संस्थाओं में धीरे धीरे अचानक क्या बदलाव से होता है। जैसे कि मान के चलो, समाज में परिवर्तन। पहले के समाज में क्या था भैया, पहले के समाज में कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, है ना, पहले तो मोबाइल भी नहीं था सही से, है ना, मोबाइल नहीं था, लोग लोग टेलीफोन का यूज करते थे, हैं, पहले खत का यूज करते थे। तो अब समाज में क्या परिवर्तन आया, समाज में मोबाइल आ गया है, मोबाइल में इंटरनेट चल रहे हैं, लोग अब मोबाइल से कुछ से बहुत दूरी से घर बैठे भाई मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं मोबाइल से घर बैठे पढ़ाई कर ले रहे हैं। क्या आप पहले के समय में घर बैठे पढ़ाई कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, पहले पढ़ने के लिए जाना ही होता था। अभी लोग पढ़ाई करने नहीं भी जाए ना कोचिंग, वो बैठ के मोबाइल में पढ़ सकता है और अच्छा से पढ़ाई कर सकता है, फ्री में अच्छा से पढ़ाई कर सकता है। बताओ, है ये सब कैसे हो रहा है भैया, सामाजिक परिवर्तन की तो बात है, ये सब का टेक्नोलॉजी का तो बात है। ये टेक्नोलॉजी कौन लाया भाई, समाज के ही लोग तो लाए हैं, समाज शास्त्र में ही तो ये सब आया है ना। तो ये सब समझ में आ गया, मजा आ रहा है ना बच्चों, मजा आ रहा है। चलो मजा आ रहा है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, मतलब फिर भी देखो मैंने कोशिश किया, मेहनत किया, फास्ट किसने कोशिश किया, तो फिर 48-50 मिनट तक का ये वीडियो रहा, ज्यादा भी नहीं रहा। देखो, आप लोग चैनल में न्यू हो तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को बनाया, टाइम नहीं था फिर भी मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा समझ के जाएं। और इनका क्वेश्चन आंसर भी करवाया है, मतलब कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और आंसर करवाया गया है। जो आपका पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। तो जाइए वीडियो को जल्दी देखिए और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो का ना, इस चैप्टर, इस बुक का जल्दी से डाउनलोड कीजिए और आप लोग फटाफट तैयारी कीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए फटाफट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन उनका पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेगा। इंस्टा में जाइएगा पासवर्ड के लिए, आप पासवर्ड वहां मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।